हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम कर रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, साइकोफार्मेकोलॉजी को परिभाषित कीजिए, मनोरोग दवाइयों का वर्गीकरण करें, नर्सिंग प्रबंध सहित लिखे। ठीक है, देखिए इसमें जो है कुल जो है 7 प्रकार के दवाइयाँ होता है जो मनोरोग में दिया जाता है पेशेंट के हिसाब से। कौन पेशेंट किस प्रकार के मनोरोग से जो है पीड़ित है, मानसिक रोग से पीड़ित है, उसको उसी प्रकार से जो है दवाइयाँ दिया जाता है। और उसमें भी जो है अलग अलग कैटेगरी में विभाजित रहता है दवाइयाँ। अगर कोई पेशेंट मान गए सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया है, अब सिजोफ्रेनिया जो है उसका भी हल्का हल्का है, समझ गए, तो उसको जो है उसी प्रकार के दवाइयाँ दी जाता है। मतलब इसमें दवाइयाँ का भी स्टेज होता है कि प्रथम स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस प्रकार के जो है दवाइयाँ का कैटेगरी किया गया है। जो जिस प्रकार के पेशेंट होते हैं उनको उसी स्टेज का दवाइयाँ दिया जाता है और वो वैसा ही प्रभाव दिखाता है, समझ गए। बाकी कुल 6-7 प्रकार के दवाइयाँ हैं जिसको जो है आज हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। आज देखेंगे कि साइकोफार्मेकोलॉजी होता क्या है, कौन कौन से दवाइयाँ हैं इसमें काम करता है, और एक दवाइयाँ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद कुल 5 प्रकार के जो दवाइयाँ होगा उसको एक वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका साइकोटिक, समझ गए। देखिए मेंटल हेल्थ कितना होता है, मेंटल जो है आपका होता है 2 प्रकार के मेंटली प्रॉब्लम होता है व्यक्ति में। एक होता है न्यूरोसिस और एक होता है साइकोसिस, ठीक है ना। तो ये न्यूरोसिस और साइकोसिस क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखेंगे और फिर जो है आप समझ जाएंगे कि कौन न्यूरोसिस होगा और कौन साइकोसिस होगा। मतलब साइकोसिस में कौन कौन से बीमारी होगा और न्यूरोसिस में कौन कौन से बीमारी का होगा, समझ गए, जिससे क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहले साइकोफार्मेकोलॉजी देखते हैं। देख लीजिए, साइकोफार्मेकोलॉजी को जो है औषध, समझ गए ना, औषध मनोविज्ञान कहा जाता है, समझ गए। औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली औषधि के प्रभावों और दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, साइकोफार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको 10 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कहेगा साइकोफार्मेकोलॉजी होता क्या है। साइकोफार्मेकोलॉजी के विभिन्न समूहों के दवाइयों के नाम लिखे, ठीक है ना। तो आपको सभी समूह का लिखना पड़ेगा और कहेगा कि एक उदाहरण के साथ में, दुष्प्रभाव के साथ में, तो सबका दुष्प्रभाव भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इफेक्टिव, समझ गए। तो सबसे पहले समझिए साइकोफार्मेकोलॉजी क्या है। तो साइकोफार्मेकोलॉजी यह क्या है, औषध विज्ञान का एक, फार्मेकोलॉजी का एक शाखा है जिसके अंतर्गत वैसे दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, वैसे दवाइयों का जो है साइड इफ़ेक्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाला हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा उग्र हो गया हो, डिप्रेशन हो गया हो, या चिड़चिड़ा प्रकार के दुखी मन हो गया हो, इस प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम से पीड़ित हो, मतलब कोई भी मानसिक प्रक्रिया में उसका व्यवहार ही जो है प्रभावित होता है, तो उस व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औषधियों के प्रभाव और दुष्प्रभाव सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, और वही जो है साइकोफार्मेकोलॉजी होता है, समझ गए ना। साइको मतलब क्या होता है, मानसिक, फार्मेकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान, मानसिक औषध विज्ञान कहलाता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, साइकोट्रोपिक ड्रग या औषधि वह ड्रग या रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग व्यक्ति के व्यवहार व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने व मनोरोगी के उपचार में किया जाता है। अब साइकोट्रोपिक जो वह दवाई होता है, इसमें जितने भी मानसिक दवाई हैं वो सब जो है साइकोट्रोपिक के अंतर्गत आता है, समझ गए ना। आप लोग देखे होंगे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, समझ गए ना। मतलब यह क्या करता है, व्यक्ति के मानसिक क्रिया को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। अगर व्यवहार में किसी को असमानता हुआ हो तो उसको व्यवहार को कंट्रोल करता है, उपयोगी होता है व्यवहार के लिए, और यह मनोरोगी के उपचार में साइकोट्रोपिक ड्रग का यूज किया जाता है। तो आपको सामने कभी भी अगर साइकोट्रोपिक ड्रग लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम के लिए ये दवाइयाँ हैं, साइकोट्रोपिक वाला, समझ गए, जो ब्रेन पर, जो मस्तिष्क पर, व्यवहार पर काम अपना करता है, मानसिक क्रियाओं पर, समझ गए। चलिए, तो आपसे कभी भी पूछेगा कि साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में बताइए तो लिख दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब इसका वर्गीकरण आपसे पूछेगा, कहेगा कि साइकोट्रोपिक ड्रग का वर्गीकरण करें। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा साइकोफार्मेकोलॉजी होता क्या है, साइकोफार्मेकोलॉजी के विभिन्न औषधियों का वर्गीकरण करें, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा कि किन्हीं 1-2 ड्रगों का नाम लिखकर उसका विस्तृत से वर्णन करें, ठीक है ना, मतलब इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब चीज़ लिखे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सभी दवाइयाँ का जो वर्गीकरण है सभी दवाइयों को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए
चलिए देखते हैं। पहला देखिएगा, पहला जो दवाइयाँ है वो है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, ये है साइकोट्रोपिक ड्रग, समझ गए ना। इस ड्रग के अंतर्गत सभी मानसिक वाला ड्रग आ जाएगा, जितने भी मानसिक समस्या वाला दवाई होगा वो सब जो है साइकोट्रोपिक ड्रग के अंतर्गत आएगा, समझ गए। अब इसमें अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ हैं, ठीक है ना, अलग अलग समूहों का दवाइयाँ हैं। तो पहला है एंटी साइकोटिक या इसी को न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग मनोविक्षिप्त रोधक बोलते हैं हिंदी में। तो पहला कौन सा दवाइयाँ है, एंटी साइकोटिक्स, जो मन विक्षिप्त होता है उसमें ये दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए, या इसी को न्यूरोलेप्टिक दवाइयाँ भी बोलते हैं, समझ गए। तो पहला दवाइयाँ हो गया, ठीक है। दूसरा दवाइयाँ देखिए, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मैनिक ड्रग, ठीक है ना। दूसरा दवाई कौन सा है, अवसाद रोधक। अवसाद मतलब किसी को, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाता है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दिया जाएगा, या इसी को एंटी मैनिक, जिसको हम लोग मेनिया बोलते हैं ना, मेनिया मतलब जानते ही हैं, मेनिया मानव जानते हैं ना, उन्माद। तो किसी को एंटी डिप्रेसेंट या उन्माद वाला पेशेंट को जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए। तो दोनों जो है, और ये दोनों का मिलन ही क्या कहलाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, समझ गए। जिसमें मेनिया का भी लक्षण हो और डिप्रेशन का भी लक्षण हो, वही जो है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, समझ गए। चलिए दूसरा है तीसरा है मूड स्टेबलाइजर ड्रग, मतलब मन स्थिति स्थिर करता, समझ गए। मूड स्टेबलाइजर ड्रग मतलब मन को स्थिर करने वाला जो दवाई होता है उसे मूड स्टेबलाइजर ड्रग करते हैं, समझ गए। तो ये जो है तीसरा प्रकार के दवाइयाँ हो गया। चौथा जो दवाइयाँ है चिंता विरोधक, चिंता रोधी दवाइयाँ, किसी को अगर चिंता हो जाए, घबराहट हो जाए तो उसे एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, समझ गए ना, ये एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, ठीक है। एंटी पाइलेप्टिक ड्रग होता है, क्या होता है, एंटी पाइलेप्टिक ड्रग, समझ गए। ये किसमें, मिर्गी मूर्छा जिसको लगता है उसमें ये दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद है एंटी पार्किंसन ड्रग, समझ गए ना, एंटी पार्किंसन ड्रग होता है, जैसे कोई अगर ये सब दवाइयाँ लिया और उसको दुष्प्रभाव हो जाता है तो उसमें एंटी पार्किंसन दवाई दिया जाता है, समझ गए। कुल 6 प्रकार का वर्गीकरण है साइकोफार्माकोलॉजी का, यानी मानसिक रोग वाला जो दवाइयाँ हैं कुल 6 प्रकार का होता है, जिसको आप लोग देखे हैं, कौन कौन देखे हैं, एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक है आपका एंटी साइकोटिक्स या न्यूरोलेप्टिक ड्रग, ठीक है ना, इसी को हम लोग मनोविक्षिप्त रोधक बोलते हैं, मतलब जिसका मन विक्षिप्त हो गया हो उसको जो है एंटी साइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग देते हैं, ओके। चलिए दूसरा देखिएगा, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मैनिक्स ड्रग, ठीक है। तीसरा दवाइयाँ है मूड स्टेबलाइजर्स ड्रग, यानी मन स्थिति स्थिर करता, समझ गए। उसके बाद है चिंता विरोधक, एंटी एंजाइटी ड्रग, ठीक है। उसके बाद है एंटी पाइलेटिक्स ड्रग, ठीक है। उसके बाद है आपका है एंटी पार्किंसन ड्रग, समझ गए। तो ये कुल 6 वर्गीकरण है साइकोफार्माकोलॉजी का, यानी मेंटली ड्रग ये कुल 6 प्रकार से होता है वर्गीकरण। अब इसमें अलग अलग प्रकार के सबका दवाइयाँ हैं अपना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला जो एंटी साइकोटिक यानी न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग देखे हैं तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कौन पूछ देगा, कोई भी एक या कोई भी 2 के बारे में कहेगा कि डिटेल से लिखे दवाइयाँ के बारे में, तो हम लोग को तो जानना चाहिए। तो देख लीजिए एंटी साइकोटिक हम लोग क्यों नहीं सब के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है ना, एंटी साइकोटिक मनोविक्षिप्त रोधक औषधि, इसके बारे में चलिए डिटेल से देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए इन्हें न्यूरोलेप्टिक ड्रग कहते हैं, जो कि ऊपर आप लोग देखे हैं, या इसी को मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है। एंटी साइकोटिक जो ड्रग होता है उसे जो है न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं, या इसी को मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है, समझ गए। याद रखिएगा इतना कि एंटी साइकोटिक ड्रग को ही न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग भी कहा जाता है, ओके। चलिए इन औषधियों का प्रयोग मुख्यतः विखंडित मानसिकता, सिजोफ्रेनिया अवस्था, मनोविक्षेपिक अवसाद, समझ गए, व बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार हेतु उपयुक्त किया जाता है, समझ गए। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है,
तो बाइपोलर डिसऑर्डर वैसा यह एक रोग होता है जिसमें डिप्रेशन का भी लक्षण दिखाई देता है और मेनिया का भी लक्षण दिखाई देता है। इसीलिए इसे द्विध्रुवीय मानसिक विकार कहा जाता है। दो प्रकार के मन में दो प्रकार के जो है भावना उत्पन्न होता है, एक अवसाद वाला भी होगा और एक मेनिया वाला भी होगा, उन्माद वाला भी, ठीक है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, समझ गए। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दिया जाता है। और ये जो एंटीसाइकोटिक जो दवाइयाँ हैं या न्यूरोलेप्टिक जो है या मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो दवाइयाँ होता है, ये सिजोफ्रेनिया मानसिक विखंडता वाले अवस्था सिजोफ्रेनिया में दिया जाता है। जैसा कि ऊपर आप लोग देखे हैं, मनोविक्षिप्त विरोधक दवाइयाँ, मतलब मन विक्षिप्त हो जाता है। तो सिजोफ्रेनिया में भी तो ही ना होता है कि मन विक्षिप्त हो जाता है, मन जो है खंड खंड में विक्षिप्त हो जाता है, और यही जो है आपका क्या होता है, दिया जाता है दवाई, समझ गए। उसके बाद है मनोविक्षेपिक अवसाद, या इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। सीधा समझ लीजिए, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को और बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए, या न्यूरोलेप्टिक। ओके, चलिए संकेत देख लीजिए कि कब ये संकेत करता है कि जो है ये दवाइयाँ दिया जाएगा पेशेंट को, एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक दवाइयाँ देने का जो है संकेत क्या होता है। देख लीजिए कब ये दवाइयाँ दिया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, मानसिक विखंडता वाले पेशेंट को दिया जा सकता है, जो कि ऊपर देखे हैं। डिलीरियम वाले पेशेंट को दिया जा सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में, द्विध्रुवीय वाला में, डेमनेशिया वाला में, ठीक है ना। डिल्यूजन डिसऑर्डर में किसी को अगर भ्रांति हुआ हो तो उसमें दिया जा सकता है। मनोविक्षेप अवसाद साइकोटिक डिप्रेशन में दिया जा सकता है। तो ये सारे जो है बीमारी में ये दवाइयाँ संकेत करता है देने का। साथ में OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिया जाएगा, या ऑटिज्म पैरानॉइड डिसऑर्डर में दिया जाएगा। तो ये सब में जो है आपका दिया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है याद रखिएगा कौन कौन, सिजोफ्रेनिया में, डेलीरियम में, सन्निपात में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डेमनेशिया मनोभ्रंश में, ठीक है ना, भ्रांति मूलक विकार डिल्यूजन में, ठीक है ना, साइकोटिक डिप्रेशन में, OCD में, या ऑटिज्म पैरानॉइड डिसऑर्डर में। इसमें से जितना याद रहेगा कम से कम सिजोफ्रेनिया, डिलेरियम, डेमनेशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है ना, डेल्यूजन, उसके बाद साइकोटिक डिप्रेशन, OCD, ये सब तो याद रहने वाला है। याद रखिएगा कि एंटीसाइकोटिक में, मनोविक्षेप में ये सब जो है संकेत करता है मनोविक्षेप दवाइयाँ देने के लिए, एंटीसाइकोटिक, समझ गए। चलिए ये तो हो गया सेकेंड कि देना चाहिए। अब होता है कंट्रा इंडेक्शन, वो था इंडेक्शन, यहाँ पे है कंट्रा इंडेक्शन, मतलब प्रतिनिषेध, कहाँ नहीं देना चाहिए इस दवाइयाँ को, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है किसे नहीं देना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वोमेन जो हो, गर्भवती महिला को एंटीसाइकोटिक मनोविक्षिप्त वाला दवाइयाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बुरा असर करेगा। नेक्स्ट है जो 3 वर्ष से बच्चा का कम आयु हो उसको ये दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। औषधि से एलर्जी वाले व्यक्ति को, अगर वैसा व्यक्ति जिसको मेंटली प्रॉब्लम तो है लेकिन उसको जो है एलर्जी है, ऐसे से समझ गए, ऐसे दवाइयाँ से एलर्जी होता हो तो जो है उससे दवाइयाँ नहीं देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति को, इपिलेप्टिक पर्सन को, ठीक है ना, इपिलेप्टिक पर्सन को नहीं देंगे, क्योंकि इपिलेप्टिक पर्सन वाले के लिए आप लोग देखे हैं एंटीपाइलेटिक ड्रग जो है अलग है, समझ गए ना, एंटीपाइलेटिक जो ड्रग है वो अलग है, समझ गए, इसके लिए देखें आप लोग, इसलिए ये दवाइयाँ मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ओके, पार्किंसन डिजीज एंड फैनसेड, किसी को अगर पार्किंसन डिजीज है तो उसको, या फैन एस्ट से जो है उसको नहीं देंगे ये सब दवाइयाँ, समझ गए। तो ये सब जो है आपका क्या होता है, ये सब जो है आपका कंट्रा इंडेक्शन है, या इसी को निषेध कहिए, ये निषेध है और वो निर्देश है, समझ गए। यहाँ था जो इस सब में दिया जाएगा, ठीक है ना, एंटीसाइकोटिक मनोविक्षिप्त दवाइयाँ, जबकि ये सब में नहीं दिया जाएगा। गर्भवती में कोई औषधि ले रहा हो, औषधि से एलर्जी होता हो तो उसको नहीं दिया जाएगा। 3 वर्ष से कम बच्चों को, मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति को, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को ये सब नहीं दिया जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अब देखिए भाई मेरे, यहाँ पे आपसे पूछेगा आपसे कि मनोविक्षिप्त रोधक दवाइयाँ का प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। अब ऊपर में हम लोग देख लिए कि कौन कौन से बीमारी में दिया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से बीमारी में, कौन कौन से अवस्था में नहीं दिया जाएगा। तो अब हम लोग को भी ये जानकारी चाहिए कि आखिर ये जो दवाइयाँ हैं ये कितने प्रकार से होता है, कितने स्टेज का ये दवाइयाँ होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए पहला है एंटीसाइकोटिक दवाई, वो है पारंपरिक या प्रथम पीढ़ी औषधि, ट्रांडिशनल या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये पहला जनरेशन है, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन होता है, ठीक है ना, अलग अलग जनरेशन का दवाइयाँ होता है। तो ये प्रथम जनरेशन का एंटीसाइकोटिक है, यहाँ पे देख लीजिए सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। देखिए
देखिए एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ का प्रकार है, पहला है प्रारंभिक पीढ़ी, द्वितीयक पीढ़ी, ठीक है, या इसी को नई ड्रग्स भी कहते हैं या इसी को पारंपरिक कहते हैं, ठीक है। देखिए इधर आपका ट्रेड मतलब व्यापारी नाम दिया हुआ है, इसका डोज है, इसका जेनेरिक नेम है, समझ गए, और ये क्लास है, इस क्लास का दवाइयाँ सब होता है, समझ गए। अब इसमें से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर अगर बनना हो तो डिटेल में मैं दे दूंगा ब्लॉग में, जाके वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं सीधा जो है अभी इतना जान लीजिए कि ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है याद कर लीजिए, जो आपको एक एक ड्रग सब में से याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें से भी एक ड्रग याद कर लीजिए, इसमें से भी एक ड्रग याद कर लीजिए, ओके, और इस तृतीय पीढ़ी वाला भी एक ड्रग याद कर लीजिए, कहानी हो जाएगा ख़त्म, समझ गए। ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है, वरना नर्सिंग स्टूडेंट है डॉक्टर बनने लगेंगे, समझ गए। इसके लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिए, बस एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाएगा तो आपको एक आध याद रहना चाहिए, समझ गए। तो देख लीजिए प्रथम पीढ़ी में कौन सा दवाइयाँ हैं, जो सबसे आसान लगे उस दवाइयाँ का नाम हमको याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए फेनोथियाजाइंस, क्या नाम है, फेनोथियाजाइंस, एक है ब्यूटीरोफेनोनेंस, एक है आपका थायोजेंथांस, क्या है, थायोजेंथेंस, उसके बाद एक है आपका डाइबेंजोहेक्साजेपाइंस, समझ गए। तो ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कोई एक याद रख लीजिएगा, आपको जो याद होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है सब याद रखिए, ठीक है ना, कोई एक याद रख लीजिए, एक या दो जो भी याद हो याद रखिए कि प्रारंभिक पीढ़ी का जो दवाइयाँ हैं वो कौन सा है, डाइबेंजोहेक्साजेपाइन, समझ गए, याद रखिएगा। इसमें आता है आपका लोक्सापाइन और क्लोराप्रोथिक्सिन, समझ गए, ये सब जो है याद रखिएगा। एक आध जो भी आपको याद रहे इसमें से याद कर लीजिएगा। सीधा याद रखिए कि मनो एंटीसाइकोटिक 3 पीढ़ी में दवाइयाँ होता है और ये दिया जाता है पेशेंट कितना ज़्यादा गंभीर है उस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए ये प्रथम पीढ़ी का हो गया। द्वितीय पीढ़ी का हो गया, द्वितीय पीढ़ी या इसी को नई ड्रग्स भी बोलते हैं, जिसको 3 प्रकार देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्लोजापाइन, ठीक है, रेस्पिरिडोन और ओलेंजापाइन, समझ गए ना, ओलेंजापाइन। तो इसमें से ये तो याद ही रहेगा, क्लोजापाइन या ओलेंजापाइन, ठीक है, 2 याद रखिएगा, ओके। तृतीय जो स्टेज का दवाइयाँ होता है, थर्ड जनरेशन का, वो होता है एरिप्रीप्राजोल, और एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामाइन, समझ गए, जो डोपामाइन के अगेंस्ट काम करता है पार्शियल दवाइयाँ, समझ गए। तो ये आप याद रखिएगा, 3 प्रकार के जो है दवाइयाँ होता है एंटीसाइकोटिक में, प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी जिसको नई पीढ़ी भी, नई दवाइयाँ भी बोलते हैं, और एक तृतीय पीढ़ी होता है, ठीक है। जो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लगेगा, आसान लगेगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊँगा, मैं तो बता ही दिया कि क्लोजापाइन सेकेंड पीढ़ी, ओलेंजापाइन सेकेंड पीढ़ी, और एरिप्रीप्राजोल, एरिपीप्राजोल, समझ गए, थर्ड पीढ़ी। और फर्स्ट पीढ़ी का कोई भी याद कर लीजिए, फेनोथियाजाइंस, सबसे आसान तो हमें पहला ही लग रहा है, फेनोथियाजाइंस, समझ गए, फेनोथियाजाइंस सबसे आसान है, इसको याद रखिए, ओके। चलिए अब इसी में देखिए थियोथियाजाइंस में एक दवाई का नाम है आपका क्लोरोप्रोमाजाइन, क्लोप्रोमाजाइन, समझ गए, याद रखिए, क्लोप्रोमाजाइन फेनोथियाजाइंस का एक जेनेरिक नेम है, ओके। चलिए तो ये तो हो गया एंटीसाइकोटिक। चलिए अब इसका कार्यविधि देख लीजिए, कार्यविधि कैसे करता है। इन औषधियों का कार्य मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर कम करना होता है या एंटी डोपामाइन का कार्य करती है। अब जितने भी एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होता है वो क्या करता है कि यह डोपामाइन के स्तर को, जो कि एक केमिकल फॉर्मेशन है, जो कि हमारे ब्रेन द्वारा क्या होता है, ब्रेन में जो है यह केमिकल हमेशा जो है क्या होता है, सिक्रेशन होता है, और ये जो बढ़ जाने के कारण व्यक्ति के जो है मन जो है प्रॉब्लम आने लगता है, मानसिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको जो है सिक्रेशन को, स्तर को कम करता है, डोपामाइन स्तर को, समझ गए, इसीलिए इसे एंटी डोपामाइन भी दवाइयाँ कहा जाता है, समझ गए। चलिए ये तो हो गया। अब इसका जो है साइड इफ़ेक्ट देखते हैं कि इस दवाइयाँ सब लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। ऊपर देखे हैं कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उसके बाद देखे हैं टाइप्स देखे हैं, उसके बाद देखे हैं क्रियाविधि के क्या काम करता है दवाइयाँ लेने के बाद। तो यह एंटी डोपामाइन का काम करता है, यानी डोपामाइन के स्तर को कम करता है मस्तिष्क में, समझ गए। अब इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, देख लीजिए साइड इफ़ेक्ट। पहला है एंटीसाइकोटिक ड्रग को निम्न के साथ नहीं देना चाहिए। किसके साथ नहीं देना चाहिए, देख लीजिए। पहला है
एल्कोहल के साथ नहीं दे, बिल्कुल सही बातें हैं। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर कोई उच्च रक्त का दवाई ले रहा है तो उसके साथ भी नहीं दे, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के साथ भी ये दवाइयाँ नहीं देंगे, वरना ये साइड इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एल्कोहल के साथ, शराब के साथ, ठीक है ना, मदिरा के साथ, या उच्च रक्तचाप वाले दवाई ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इस सब के साथ में जो है एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देंगे, ओके, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है ना। न्यूरोलेप्टिक, अब हम लोग जानते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग को ही न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो एक देखिए न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, NMS, समझ गए। अब इस कंडीशन में भी जो है जिसको अगर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होगा, NMS, तो उसको जो है क्या करेंगे, दवाइयाँ नहीं दिया जाएगा। किसे? चेतना में कमी होगा, शरीर के तापमान में वृद्धि है, मांसपेशियाँ अकड़ रहा है, रक्तदाब में परिवर्तन है, श्वास में कठिनाई है, डिस्पैनिया है, तो इस कंडीशन में जो है आपका ये दवाइयाँ नहीं दिया जाता है। इसी को NMS, न्यूरोलेप्टिक, समझ गए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जैसे चेतना में कमी, कॉन्शियस में कमी, शरीर का तापमान में वृद्धि हो रहा है, मांसपेशियाँ अगड़ रहा है, रक्तदाब में परिवर्तन हो रहा है और श्वसन में कठिनाई है, तो जो है ये दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देंगे, वरना साइड इफेक्ट हो सकता है, समझ गए। चलिए, तीसरा है अन्न पार्श्व प्रभाव। अन्न प्रभाव क्या क्या हो सकता है देख लीजिए, या मिर्गी के दौरे पड़ सकता है, इससे समझ गए, मुंह सूख सकता है, कब्ज हो सकता है, मूत्र का ठहराव हो सकता है, दृष्टि में धुंधला हो सकता है, नपुंसकता हो सकता है, ये भी दवाइयाँ के लेने से, ठीक है ना। उसके बाद है भार में वृद्धि हो सकता है, पुतली बड़ा हो सकता है, मधुमेह व मधुमेह अम्लीयता हो सकता है, पीलिया हो सकता है, प्रकाश से संवेदनशीलता, डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बहुत अधिक सपने देखना, ये सब जो है एक पेशेंट के अंदर ये जो है हो सकता है, इसलिए दवाइयाँ जो है अन्य प्रभाव में जो है ये दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। तो एंटीसाइकोटिक के प्रभाव में 3 प्रभाव आपको याद रखना है। एक तो प्रभाव याद रखना है, एक तो प्रभाव आपको यहाँ पे ये प्रभाव याद रखना है, कौन प्रभाव? एंटीसाइकोटिक ड्रग को जो है इनके साथ नहीं देना चाहिए, एल्कोहल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसके साथ नहीं देंगे, ठीक है, वरना साइड इफेक्ट होगा। दूसरा है NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसमें जो भी पेशेंट इससे पीड़ित होगा, जैसे चेतना में कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि, मांसपेशियाँ अकड़ना, रक्तदाब में परिवर्तन, श्वसन में कठिनाई, अगर ये दवाइयाँ देते हैं एंटीसाइकोटिक तो जो है ये सब परेशानियाँ देखने को मिलेगा, जिसको NMS कहते हैं, समझ गए, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहते हैं। जैसे श्वास में कठिनाई, रक्तदाब में परिवर्तन हो सकता है, मांसपेशियाँ अकड़ सकता है, शरीर के तापमान में वृद्धि हो सकता है, चेतना में कमी हो सकता है, ये सब दवाइयाँ एंटीसाइकोटिक अगर देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये NMS के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है अदर, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो जैसे मिर्गी के दौरे हो सकता है, मुंह सूख सकता है, कब्ज हो सकता है, मूत्र रुक सकता है, दृष्टि जो देखने विजन है उसमें धुंधलापन, ब्लूरर विजन होगा, नपुंसकता हो सकता है, ठीक है, पुतली का बड़ा होना हो सकता है, भार में वृद्धि हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हाइपरसेंसिटिव हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, बहुत अधिक सपने देखना, ये सब हो सकता है साइड इफेक्ट में एंटीसाइकोटिक के लेने से, समझ गए। चलिए, नर्सिंग प्रबंध, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा देख लीजिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग देने के पहले रोगी को संपूर्ण शरीर व मानसिक जांच की जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऊपर देखे हैं कि विभिन्न प्रकार के कंट्राइंडेक्शन है, विभिन्न प्रकार के साइड इफेक्ट है, तो देने से पहले संपूर्ण रोगी को जांच करनी चाहिए, ठीक है ना। रोगी को समय समय पर EPS हेतु जाँच करनी चाहिए तथा लक्षणों को नोट कर उपचार हेतु नियमित एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग दी जानी चाहिए। एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग क्या करता है कि दुष्प्रभावों के विरुद्ध काम करता है, समझ गए। चलिए, तीसरा देखिएगा, तीसरा है रोगी को भार चार्ट बनाकर नियमित भार का अवलोकन करें तथा उच्च प्रोटीन खुराक द्वारा भार संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि भार में वृद्धि हो जाता है, यही इसका साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक को लेने से, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, चौथा देखिएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग से नींद आती है, अतः रोगी को ड्राइविंग से बचना चाहिए, वह सोते समय सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए, कोई अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा होगा मन को शांत करने के लिए, तो जो है उसको नींद आएगा तो उसको ड्राइविंग से बचना चाहिए, ठीक है ना। पांचवा है नर्स द्वारा ड्रग को डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना चाहिए, इससे जो है क्या होता है, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। नर्स को जो है ड्रग से डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना चाहिए, ग्लव्स वगैरह लगा कर दे, क्योंकि इससे जो है स्किन पर प्रॉब्लम हो सकता है, समझ गए, तो इसलिए नर्स को ध्यान रखना चाहिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, निरंतर रक्तचाप की जांच करनी चाहिए पेशेंट का, समझ गए। तो ये नर्सिंग प्रबंध में ये सब जो है लिखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए, ओके। चलिए,
सावधानियां देख लीजिए, प्रिकॉशंस देख लीजिए, क्या चीज़ का सावधानियां रखेंगे। तो जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग लेगा, आप लोग देखे हैं कि एंटीसाइकोटिक वाले को जो साइड इफेक्ट होगा वो साइड इफेक्ट एल्कोहल लेने से हो सकता है, इसलिए एल्कोहल साथ में नहीं लेंगे। स्मोकिंग नहीं करेंगे, एंटासिड, टी, कॉफ़ी, कोला आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे रक्त औषधि स्तर कम हो जाता है, ठीक है ना। इससे जो रक्त है औषधि स्तर कम हो जाता है रक्त में, समझ गए। तो फिर जो है दुष्प्रभाव दिखाएगा, ठीक है ना। कब्ज व मूत्र अवरोधन प्रक्रिया है तो भोजन में अधिक मात्रा में रेशेदार भोजन व पानी की अधिक मात्रा उपयोग में लेनी चाहिए। अब ये दवाई लेने से हल्का फल्का कब्ज हो सकता है, मूत्र रुक सकता है, जो कि साइड इफेक्ट में देखे हैं। तो इसके लिए मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए ज़्यादा पानी पिए और रेशेदार भोजन का जो है उपयोग करना चाहिए ताकि कब्ज न बने दवाइयाँ लेने पर। तो ये हो गया इसका क्या चीज़, प्रिकॉशन, सावधानियाँ, समझ गए। तो ये 2 चीज़ें हो गया, आप लोग देख लीजिए। बाकी एंटीसाइकोटिक के बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से आज देख लिए हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो जो दवाइयाँ आपको याद होगा याद कर लीजिएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन में। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे महत्वपूर्ण है तो देख लीजिए। साइकोटिक, समझ गए, साइकोटिक एवं न्यूरोसिस मानसिक बीमारियां का अंतर बताइए। साइकोटिक एवं न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के बारे में अंतर बताना है, समझ गए। चलिए देख लीजिए साइकोटिक और न्यूरोसिस में क्या अंतर होता है, देख लीजिए। इस बगल साइकोटिक है, इस बगल न्यूरोसिस है। आपसे भी क्वेश्चन अगर 10 नंबर में पूछेगा कि साइकोटिक और न्यूरोटिक में जो है अंतर बताइए, तो आप लोग भी इसी प्रकार से जो है लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, साइकोटिक में देखिएगा, न्यूरोटिक में देखिएगा। देखिए साइकोटिक में देखिए, यह घातक प्रकार की बीमारियां है जिसमें जीवन के साथ अत्यधिक कुसमायोजन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो साइकोटिक मानसिक बीमारियां होता है यह घातक होता है, यह सीरियस होता है, जिसमें जीवन में क्या होता है, एडजस्टमेंट बनाना असंभव होने लगता है, व्यक्ति में परेशानी आने लगता है, ठीक है। ये वाला देखिएगा, न्यूरोटिक देखिएगा। न्यूरोटिक में ये हल्की, मध्यम, मिल्ड टू मॉडरेट प्रकार की मानसिक बीमारी है जिनमें जीवन के साथ समायोजन तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देखिए दोनों है मानसिक बीमारी ही, साइकोटिक भी और न्यूरोटिक भी, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, तो ये साइकोटिक जिसको होता है काफ़ी गंभीर होता है, लेकिन जिसको न्यूरोटिक होता है यह जो है हल्की से लेकर मध्यम तक होता है, ये ज़्यादा घातक नहीं होता है, ठीक है। इसमें समायोजन आदमी बना लेता है, जबकि इसमें जो है समायोजन नहीं बना पाता है, समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, इन बीमारियों में मरीज में इंसाइट अर्थात अपने असमान लक्षणों को पहचानने की क्षमता अनुपस्थित होती है। जिसको साइकोसिस होगा, जिसको जो है साइकोटिक अगर प्रॉब्लम होगा, तो उसको जो है अपने अंदर इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, मतलब उसके अंदर चीज़ों को देखने में, पहचानने में, खुद को क्षमता को अवलोकन करने में जो है उसको दिक्कत आएगा। वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा, अपने आप को जो है अपने अंदर क्या गुण है क्या अवगुण है उस चीज़ को नहीं देख पाएगा, वो जो है आभास नहीं कर पाएगा। यानी पूर्ण तरीक़ा से उसका जो मानसिक क्रिया है प्रभावित हो जाएगा, कहाँ पे, साइकोटिक में, समझ गए। इनमें इंसाइट उपस्थित होता है, और जो न्यूरोटिक होता है तो चूंकि यह हल्की से मीडियम प्रकार के होता है, इसलिए इसमें इंसाइट होता है, मतलब अंतर्दृष्टि होता है। कोई भी व्यक्ति को अगर न्यूरोटिक प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम होगा तो वो अपने अंदर की चीज़ों को, गुण को, अवगुण को, गलत को, सही को देख सकता है, पहचान सकता है अपने क्षमताओं को, जबकि साइकोटिक वाला नहीं पहचान सकता अपने आप को, ठीक है ना। ये बीमारियाँ ऑर्गेनिक अथवा मनोवैज्ञानिक अथवा दोनों कारणों की वजह से हो सकती है। साइकोटिक जो होता है, साइकोटिक जो मेंटल प्रॉब्लम होता है, यह जो है साइकोलॉजिकल प्रभाव से भी हो सकता है, ऑर्गेनिक प्रभाव से भी ये हो सकता है, समझ गए। ऑर्गेनिक प्रभाव जैसे ब्रेन में रक्त नहीं पहुंचना, ब्रेन में चोट लगना, ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिक हो जाएगा। और मेंटली प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रेशर के भी वजह से जो है ये साइकोटिक बीमारियां होता है, समझ गए। चीज़ों को समझ लें, ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक कारणों के वजह से होता है, समझ गए। ये जो है न्यूरोटिक होता है, यह जो है साइकोलॉजिकल कारणों से ही ज़्यादा होता है, समझ गए। ये जो है ऑर्गेनिक कारण नहीं होता है इसमें, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इन बीमारियों के समानतः भ्रम, इल्यूजन एवं विभ्रम उपस्थित होते हैं। अब जो साइकोटिक बीमारी होता है, जो साइकोटिक मानसिक बीमारी है, इसमें भ्रम, इल्यूजन और विभ्रम मतलब हेलुसन उपस्थित होता है। चूँकि यह जो है मानसिक प्रॉब्लम खतरनाक वाला होता है साइकोटिक वाला, इसलिए भ्रम विभ्रम दोनों होता है, ओके। इसमें जो है समानतः नहीं होता है, इसमें ना भ्रम होता है और ना विभ्रम होता है, समझ गए।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनमें विचारों संबंधी असमानता जैसे डेलूजन, फ्लाइट ऑफ आइडिया, सर्कुमटेंसलिटी, टेंजेंटियलिटी आदि उपस्थित होते हैं। जैसे विचार का उड़ान, समझ गए, डेलूजन, भ्रमित होना, ठीक है, विचारों से संबंधित जो असमानता होता है ये इसमें पाया जाता है, समझ गए। इसमें समान अनुपस्थित होता है, इसमें जो है विचार से संबंधित कोई ज़्यादा चीज़ें प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें व्यक्ति की याददाश्त, मेमोरी, ध्यान एवं निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत बाधित हो जाती है, चूँकि ऊपर देखे हैं कि यह अत्यधिक घातक होता है, कौन, साइकोटिक वाला, और यह ऑर्गेनिक प्रकार के और जो है ऑर्गेनिक प्रकार के और साथ में मनोवैज्ञानिक प्रकार के, दोनों प्रकार के ये होता है, समझ गए। इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें व्यक्ति अपने आप को खुद ज़्यादा मानसिक क्रिया प्रभावित हो जाता है, उसका विचार प्रभावित हो जाता है। इसमें जो है विचार के साथ साथ थॉट भी फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो जाता है, याददाश्त कमी आ जाता है, ध्यान लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। उसके बाद है निर्णय लेने के क्षमता में जो है बाधित होने लगता है। जबकि इसमें जो होता है, जबकि न्यूरोटिक में इसमें क्या होगा कि इसमें याददाश्त, ध्यान एवं निर्णय लेने की क्षमता समान अप्रभावित रहती है। इसमें सब चीज़ प्रभावित हो जाता है लेकिन इसमें अप्रभावित रहता है, मतलब इसमें ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, समझ गए। यानी वो उसको याददाश्त भी रहता है, उसको ध्यान भी वो रहता है, उसको निर्णय लेने की क्षमता भी रहता है, इसलिए सब यहाँ पे अप्रभावित है, समझ गए। तो सीधा सीधा समझ रहे हैं कि साइकोटिक ज़्यादा खतरनाक है और न्यूरोटिक नॉर्मल है, समझ गए, जो कि ठीक हुआ जा सकता है न्यूरोटिक वाला, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग चलिए 7वें पॉइंट को देखते हैं। ओके, देखिए, इनमें मरीज का सामाजिक, सोशल, व्यवसायिक एवं लैंगिक समायोजन अत्यधिक गड़बड़ा जाता है। अब ऊपर ही देखें कि व्यक्ति जो है माल एडजस्टमेंट, मतलब कुछ समायोजन व्यक्ति के व्यवहार के साथ होने लगता है। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति हर एक चीज़ से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे व्यवसायिक रूप से, चाहे लैंगिक रूप से गड़बड़ा जाता है व्यक्ति का समायोजन बनाना सबके साथ, समझ गए, क्योंकि उसका मानसिक क्रिया ही प्रभावित हो गया है, ठीक है ना। इनमें व्यक्ति का सामाजिक, व्यवसायिक एवं लैंगिक समायोजन गड़बड़ा जाता है लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं। देखिए यहाँ भी एडजस्टमेंट बनाना गड़बड़ाता है, बट इसमें बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, इसमें जो है हल्का फल्का गड़बड़ा के रहता है, इसमें जो है ऐसा नहीं कि अत्यधिक गड़बड़ा जाता है। इसलिए न्यूरेटिक जो है कहीं ना कहीं साइकोटिक से थोड़ा जो है सुरक्षित है, समझ गए। इस प्रकार के मरीजों का इलाज उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करके ही किया जाता है। उपचार हेतु ईसीटी, साइकोट्रोपिक दवाइयाँ एवं साइकोसोशल थेरेपी किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के जिसको दवाया होता है साइकोटिक जो होता है, साइकोटिक नॉर्मल जो होता है, ये आपका क्या होता है कि ये ज़्यादा विध्वंसक होता है, जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक, पागल, आत्महत्या का विचार आने लगना, ठीक है ना, जैसे मनोभ्रंश, उन्माद होने लगना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके साइकोट्रोपिक दवाइयाँ या ईसीटी थेरेपी या साइकोसोशल थेरेपी दिया जाता है, समझ गए। जबकि ये जो न्यूरोटिक जो होता है, न्यूरोसिस जो है, इस प्रकार के मरीजों को इलाज हेतु सामान्यतः हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो न्यूरोटिक है, जिसको अगर न्यूरोटिक प्रॉब्लम होगा, न्यूरोटिक प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसको क्या होगा कि हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है, समझ गए। इसको ओपीडी में समान उपचार द्वारा संभव ये हो सकता है, ठीक, समझ गए। उपचार के लिए ईसीटी का उपयोग नहीं किया जाता है न्यूरोटिक में, ठीक है। चलिए, इन बीमारियों के पुनः उत्पन्न होने की दर बहुत ज़्यादा होती है। अब चूंकि जो पागल हो गया है व्यक्ति, वो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, जिसके अंदर मेनिया हो गया है, तो वैसे व्यक्ति जो है बार बार होने का चांसेज रहेगा, इसको समझ गए, साइकोटिक वाला। लेकिन इनकी पुनः उत्पन्न होने की दर बहुत कम होती है। लेकिन जिसको अगर न्यूरोटिक बीमारियां हुआ है तो उसको उम्मीद कम रहता है कि उसको जो है फिर से ठीक होने के बाद ये बीमारी हो जाए, समझ गए। अब इसका उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या है, जो आप देख रहे हैं साइकोटिक या इसी को साइकोसिस कहते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति क्या होता है, विचार बदल जाता है। व्यक्ति का जो विचार होता है वह उड़ान होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, विचार जो उसका होता है वह उड़ने लगता है व्यक्ति का, समझ गए। तरह तरह के माइंड में विचार आने लगता है। सिजोफ्रेनिया में मन विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति का, समझ गए। गलत काम, उदासी, सब प्रकार के जो है सिजोफ्रेनिया में होने लगता है, ठीक है ना। मेनिया, उन्माद, व्यक्ति कभी खुशी रहता है, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाएगा, तो मेनिया होता है, समझ गए। तो ये भी जो है साइकोटिक है। डिप्रेशन होगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख, घोर टेंशन, घोर चिंता में डूब जाता है और व्यक्ति में डिप्रेशन आ जाता है, उदासी व्यक्ति के ऊपर रहता है, दुखी ही दुखी, ठीक है। तो ये सब जो है प्योर साइकोटिक बीमारी है, जो व्यक्ति के अंदर होगा तो उसको जो है साइकोटिक होगा। ये तीनों साइकोटिक है, ठीक है।
इस प्रकार के जो भी बीमारी होगा वो सब साइकोटिक होगा, प्योर पागलपन, समझ गए ना, वो साइकोटिक होगा। लेकिन जैसे फोबिया, डर, भय, समझ गए, चिंताग्रस्त बाध्यता या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी होता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि जैसे बाहर व्यक्ति अपने रूम में ताला मार के बाहर निकला, कुछ दूर आगे गया तो उसको लगता है कि हम अपने रूम में ताला मारे हैं या नहीं मारे हैं, गैस सब चीज़ बंद करके गया है लेकिन उसको लगता है कि गैस जो है हम बंद किए हैं या नहीं किए हैं, वह इसी उलझन में फंसा रहता है। तो ये इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होता है वो ओसीडी होता है। व्यक्ति जो है बार बार अपने चीज़ों के बारे में सोचता रहता है कि हम ये चीज़ें किए हैं या नहीं किए हैं, जबकि वो चीज़ को कर दिया हुआ रहता है फिर भी सोचता है कि हम नहीं किए हैं। जैसे ताला मार दिए, कुछ दूर आगे गए, पता चला कि ताला मारे हैं या खुले रह गया, ताला मारे हैं या खुले रह गया, चाबी लेकर ही आ गए हैं कि तालों मारे हैं, ठीक है ना, गैस बंद किए हैं या खाना चढ़ा ही है या गैस बंद किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये सब प्रकार का ओसीडी में आता है, समझ गए। उसके बाद हिस्ट्रिया में व्यक्ति विभिन्न प्रकार से चीज़ों से उदासी, दुख, लकवा, पैरालाइसिस, ये सब जो है व्यक्ति को मार देता है, समझ गए। तो ये सब जो है होता है क्या चीज़ आपका, ये सब जो होता है व्यक्ति के अंदर, ये आपका ठीक होने वाला, जैसे ओसीडी होगा ये भी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, हिस्टीरिया भी, फोबिया भी, ये सब जो है व्यक्ति को क्या करेगा, ठीक हो सकता है, समझ गए। लेकिन ये सब ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये खतरनाक होता है, ये नॉर्मल होता है, समझ गए। तो आज हमें उम्मीद है कि साइकोटिक और न्यूरोसिस में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक भी होता है और ये जो है ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भी होता है और ये जो है ऑर्गेनिक भी होता है। मतलब इसमें जो है मेंटली से लेकर और ब्रेन पर पड़ने वाले प्रभाव सब शामिल होता है। बिहेवियर चेंज होगा और मेंटली प्रभाव पड़ेगा तो ये साइकोटिक दोनों होगा, समझ गए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभावित करता है, जिसमें जो है व्यक्ति का थोड़ा मोड़ा मन चेंजेज आता है, समझ गए। तो ये आपका हो गया, दोनों के बारे में देख लिया अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।